प्रेम कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन देखा जा रहा है दोनों ही टीमों के अंदर कोई भी ओल्ड खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कि गोल्ड नजर आए। और दोनों ही टीमें, अगर हम एक क्रिकेट की भाषा कहें, एकदम फिसड्डी टीमें दोनों नजर आ रही हैं। जी नवीन, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं इसमें कि फिलहाल कोलकाता जो है 9वें नंबर पे है, जिन्होंने 11 में से 4 मुकाबले जीते हैं, और मुंबई जो है 10वें नंबर पे है, 10 में से सिर्फ 2 मुकाबले उन्होंने जीत हासिल की है। दोनों टीमें पिछले लगभग सारे संस्करण में हम बात करें तो बहुत अच्छी टीमें रही है आईपीएल के, और दोनों ही टीमें एक से ज्यादा बार चैंपियन टीम्स रह चुकी है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि जब कोई एक टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है तो हम कई बार कहने लगते हैं कि टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। हम ये बात भूल जाते हैं कि कुछ और टीमों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया हो रहा है। तो फिलहाल अगर हम देखें इस संस्करण में 8 की बजाय 10 टीमों ने पहली बार भाग लिया, 2 नई टीमें आई और दोनों टीमों का बेहतर प्रदर्शन है। और दोनों ही टीमें फिलहाल अगर अंक तालिका की हम लोग बात करें तो पहले और दूसरे नंबर पे है। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की। तो दोनों टीमें बहुत बढ़िया खेल रही है। इन टीमों का दौर भी खराब हो सकता है, खिलाड़ियों का कोऑर्डिनेशन भी खराब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं इन टीमों का, पिछले जो संस्करणों में चैंपियन टीम रही तो वो जो इनका आत्मविश्वास है वो भी कहीं न कहीं डगमगाया हुआ है, इसलिए पीछे। प्रेम, बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय चयन समिति यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो वो आईपीएल को भी एक पैमाना मानता है कि भारतीय टीम के सिलेक्शन का। ऐसे में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं, विराट कोहली की हम बात करें, वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं, एकदम टॉप से बिल्कुल निचले स्थान पर आ चुके हैं। एक भी बॉल शायद वो नहीं खेल पा रहे हैं। रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा है, हालांकि पिछले 2 मैचों में उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है। ईशान किशन जो कि एक सुपर डुपर हिटर माने जाते थे, उनका बल्ला भी बिल्कुल शांत है। गेंदबाजी की बात करें, बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ सके कि उसको टीम में शामिल किया जा सके। क्या ऐसे में अब हम ये मान के चले कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक नई टीम को ला सकता है आने वाले दिनों में, या उन्हीं पुराने खिलाड़ियों से आगे जाएंगे? और देखिए नवीन, आपने बहुत अच्छी बात कही। कहीं न कहीं सिलेक्शन कमेटी की नजरें हमेशा इस टूर्नामेंट पे होती है। जैसा कि कल के मैच के बाद धोनी ने एक बात बोली कि इस लीग में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, तो बहुत बड़े लेवल की लीग है, आप इसको बहुत छोटी लीग या ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो युवा भी है और उन लोगों के लिए आगे, इनफैक्ट मैं अगर इंडिया टीम की बात करूं, नीली जर्सी की बात करूं, तो वो पहनने के चांसेस काफी सारे प्लेयर्स के लिए बढ़ जाते हैं। बात अगर मैं विराट कोहली की करूं तो विराट कोहली के टैलेंट पे कहीं किसी को भी कोई संदेह नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है वो, चाहे टेक्निक की बात करें, चाहे मेंटली स्ट्रांग होने की बात करें, चाहे उनकी फिटनेस की बात करें। लेकिन एक दौर है, शायद इस दौर से उनको उभरना पड़ेगा। इतने नए खिलाड़ी भी नहीं है, काफी अनुभव है उनके पास, भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये आईपीएल के बाद या इस आईपीएल के दौरान वो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास और वो दौर वापस पालें जिस दौर के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं। प्रेम, आज के मैच की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 जो हैं, जो 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आज की टीम में भाग ले रखे हैं, आज के मैच में भाग ले रहे हैं। वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करेंगे अजिंक्य रहाणे के साथ। कोलकाता नाइट राइडर्स भी जो है अपनी टीम के अंदर प्रयोग कर रही है। वेंकटेश अय्यर को कभी ऊपर खिलाया जाता है, कभी सुनील राणे को जो है तीसरे नंबर पर लाया जाता है। तो पूरे टूर्नामेंट में वो कहीं टिक ही नहीं पाए हैं कि बल्लेबाजी को लेकर अपने। देखिए, जब बिखरने लगती है टीम तो कहीं न कहीं ये चीज आती है। हालांकि एक बहुत अच्छी चीज है जो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि इस तरीके के प्रयोग करने चाहिए। जो खिलाड़ी डेस्क पे बैठे हुए हैं उन लोगों को भी लाया जाना चाहिए, क्योंकि संस्करण कहीं न कहीं युवा जोश को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। तो ऐसे में ये पता नहीं कब कौन सा प्लेयर चल जाए, तो ये एक चीज है। और कहीं न कहीं इस तरीके के प्रयोग जरूरी है, लेकिन टीम क्योंकि पूरा कंसिस्टेंटली प्रदर्शन कर ही नहीं पा रही है, तो वो एक सबसे बड़ा कारण है इनका पीछे होने का। प्रेम, मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं तो रोहित शर्मा है, साथ में ईशान किशन है। ये दोनों ही जो बल्लेबाज है, इन्हें टिम साउदी और पैट कमिंस का सामना करना पड़ेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉलर इनको भविष्य में भी किसी न किसी टूर्नामेंट के अंदर नजर आएंगे। जैसे कि आपने कहा कि अब भारतीय टीम को सोचना होगा, जैसे कि धोनी ने कहा कि इनमें से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिनका सामना हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भविष्य में करना होगा। तो ये बहुत बड़ी लीग है, बहुत संभल कर खेलना होगा। लेकिन मुंबई इंडियंस कहीं भी पूरे टूर्नामेंट में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि एक खिलाड़ी पूरी मैच को बदल सकता है। ये बिल्कुल सच भी है समटाइम्स, लेकिन
अगर टीम को कंसिस्टेंटली प्रदर्शन करना है तो अकेले खिलाड़ी के ऊपर नहीं बल्कि पूरे टीम को एक टीम स्पिरिट चाहिए, पूरी टीम का प्रदर्शन चाहिए जहां बल्ला भी चले और बॉलिंग भी चले। शुरुआत से लेके अब तक हमको बिखरी हुई नजर आई है। रोहित शर्मा की भी हम बिल्कुल भी उनके टैलेंट पे हमको शक नहीं है। भारतीय टीम के बहुत ही जुझारू बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, लेकिन यहां कप्तान के रूप में मुंबई इंडियंस को इस बार वो बिल्कुल भी किसी लेवल पे नहीं ले जा पाए। जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ऑक्शन के अंदर मुंबई जो है जो बेस्ट खिलाड़ीज को नहीं खरीद पाए, विशेषकर अगर हम बात करें बॉलिंग की, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट करने के लिए 4 ओवर आप उनके झेल सकते हैं, बाकी के 16 ओवर करने के लिए मुंबई इंडियंस के पास कोई भी ऐसा नामी गिरामी बॉलर नहीं है जो कि दूसरी टीम के बल्ले को रोक सके। बिल्कुल, ये एक बात है और शायद यही एक कोऑर्डिनेशन है टीम का जिसके कारण पीछे रही, क्योंकि हम हमेशा, जैसा मैंने अभी कहा, कि केवल बैट्समैन के बिहाफ पे नहीं, आपको बॉलर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। अगर एक बॉलर 4 ओवर में 40 रन से ज्यादा देता है तो हम उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्योंकि जब अगर फाइटिंग टोटल नहीं रह जाता है तो कहीं न कहीं वो 40 से ज्यादा रन देना ही एक तरीके से टीम की हार का जिम्मेदार हो जाता है। तो एक अगर अच्छा बॉलर होगा, जसप्रीत बुमराह को उनका सपोर्ट करने वाले कुछ बॉलर्स और होते तो मुझे लगता है कि शायद इनका प्रदर्शन थोड़ा अलग होता। जी, कल की बात करें प्रेम, कल के स्कोर की बात करें, कल के जो मैच हुआ था, दिल्ली का मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, दिल्ली एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आती है। चेन्नई सुपर किंग्स जब से कप्तानी धोनी के हाथ में आई है बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही है, हम देख ही रहे हैं 208 रन का स्कोर करते हैं और दिल्ली जो है सिर्फ 117 रन ही बोर्ड पे लगा पाती है और उस पर भी उनके जो बेहतरीन बल्लेबाज है डेविड वार्नर सिर्फ 19 रन, जिनसे एक बहुत बड़ी पारी की उम्मीद थी। हाँ, देखिए, धोनी की और जब ऋषभ पंत की बात आती है तो हमेशा कहते हैं कि गुरु और चेला है, लेकिन चेले को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है धोनी से। धोनी मंझे हुए खिलाड़ी ही नहीं, वो मतलब जैसे हम बात करें एक ओवर में 2 रन लिए उन्होंने, उनकी फिटनेस की बात करें तो जो व्यक्ति, जो प्लेयर जितना फिजिकली और मेंटली फिट होगा उसके उतने ही लंबे खेलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, धोनी जब से कैप्टन वापस बने हैं, कल ऑल ओवर उनका प्रदर्शन, चाहे बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, उनके 4-5 बॉलर जो मैच में थे सबने विकेट लिया है, तो ऑलराउंड प्रदर्शन था, इसीलिए शायद इस लेवल का प्रदर्शन कर पाए, 208 रन बना भी पाए और जीत भी पाए बड़े अंतर से। क्रिकेट के बाद अब आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। थाईलैंड में थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में ग्रुप सी में भारत ने कनाडा को 5-0 से हरा दिया है। सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने ब्रायन यंग को, एचएस प्रणॉय ने बीआर संकीरत को पराजित किया। डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी एक बार फिर चमकी और उसने जेसन एंथनी और केविन ली की जोड़ी को पराजित किया, जबकि कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन गौड़ ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और एडम डैंग और याकुरा नील की जोड़ी को हराया। और जब आखिर का मैच हुआ, प्रियांशु रजावत ने भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए विक्टर लाई से जो है उन्होंने जीत हासिल की। इससे पहले कल ग्रुप सी में भारत ने जर्मनी पर 5-0 से जीत दर्ज की थी। प्रेम, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है भारतीय टीम। जर्मनी को हराया है, आज कनाडा को हराया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पदक के दावेदार इस टूर्नामेंट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि थॉमस कप पुरुषों का होता है और ओबर कप जो है वो महिलाओं का होता है। देखिए, हम पिछले कई टाइम से बात कर रहे हैं, हमारे कुछ जोड़ियां ऐसी है, जैसे अगर हम युगल की बात करें, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, कहीं न कहीं मुझे जिस तरीके से एक टाइम पे हम टेनिस में हमारे जो है महेश भूपति और लेंडर पेस की एक जोड़ी फेमस हुई थी, उस तरीके से है। तो ये चाहे हम महिलाओं में पीवी सिंधु या और बड़े एथलीट्स की बात करें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत कंसिस्टेंटली रखे हुए हैं। अभी पिछले कई चैंपियनशिप्स के हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं एक जो बड़ी बात है वो ये कहूंगा, जो नए प्लेयर्स हमारे कुछ युवा प्लेयर्स है, उनका जो बेहतरीन प्रदर्शन है वो हमारे लिए खास है। और इसमें एक और मैं बात कहूंगा कि अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने लगे हैं, तो हमारे जो नए प्लेयर्स हैं वो जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो यहाँ इंडिया में भी वो पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपनी ट्रेनिंग करते हैं। बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो बाहर जाके भी ट्रेनिंग करते हैं, तो ये कहीं न कहीं उनको एक बहुत अच्छा अनुभव है उनके लिए अपने आप को आगे लाने के लिए। उबर कप में कल भारतीय महिला टीम ने ग्रुप डी में कनाडा को 4-1 से पराजित किया था। ओलंपिक में 2 बार की पदक विजेता पीवी सिंधु ने मिशेल ली को हराकर भारत को बढ़त दिला दी थी। उबर कप में कल भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें, थॉमस एंड उबर कप बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, जिसमें थॉमस कप पुरुषों का खेल है, यानी कि पुरुष उसमें प्रतिद्वंदी होते हैं, आपस में खेलते हैं, और उबर कप जो है वो महिलाओं का कप है।
और अब चलते हैं सीधा बॉक्सिंग के रिंग में। इस्तांबुल में आज से 20वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। टूर्नामेंट इस महीने की 20 तारीख तक चलेगा। आज देर रात भारतीय मुक्केबाज अपनी चुनौती पेश करेंगे। सुनते हैं आज होने वाले मुकाबलों पर निखिल की रिपोर्ट। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। 70 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन ताइवान की चेन निन चिन से होगा। 51 किलोग्राम भार वर्ग में 2 बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी और 52 किलो वर्ग में निखत जरीन को मुश्किल से ड्रॉ मिला है। पूजा का सामना विश्व चैंपियनशिप में 2 बार की कांस्य पदक जीतने वाली हंगरी की टीमिया नाइजे से होगा, जबकि निखत के सामने मैक्सिको की हेरेरा अल्वारिश की चुनौती होगी। 81 किलो से अधिक भार वर्ग में नंदिनी को पहले राउंड में बाई मिली है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनका सामना पिछली बार की कांस्य पदक विजेता मोरक्को की खदीजा अलमाडी से होगा। 60 किलो भार वर्ग में जैस्मीन का सामना 2 बार की युवा एशियाई चैंपियन थाईलैंड की पोंटिप पुआवा से होगा। 66 किलो भार वर्ग में अंकुशिता, 48 किलो भार वर्ग में नीतू, 50 किलो में अनामिका, 54 किलो में शिक्षा, 57 किलो भार वर्ग में मनीषा और 63 किलो वजन वर्ग में प्रवीण तथा 75 किलो भार वर्ग में स्वीटी को आसानी से ड्रॉ मिला है। इस वर्ष प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 93 देशों की 400 से ज्यादा मुक्केबाज भाग ले रही हैं। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। प्रेम, एक बार फिर भारतीय महिलाओं के पास अपना दमखम दिखाने का मौका है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है और उसमें पार्टिसिपेट करना, पदक जीतना हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है। और लवलीना बोरगोहेन जिस तरह की खिलाड़ियां और बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है, हालांकि आज उनका बहुत टफ मुकाबला है। पूर्व विश्व चैंपियन ताइवान की चेन निन से उनका मुकाबला होगा। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपको लगती है? देखिए, मुझे लगता है कि लवलीना की अगर हम बात करें तो जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो है कांस्य पदक दिलाया है देश को, तो वो एक बहुत बड़ा उनके साथ हम कहें कि कॉन्फिडेंस है। प्लस एज ए प्लेयर उनकी मैं अगर बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। और अगर हम पीछे बात करें मैरी कॉम जैसे हमारे प्लेयर्स की, तो कहीं न कहीं वो उनकी प्रेरणा है। तो ऐसे में हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो मुकाबला अपना खेलेंगी और शायद हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी दें। निखत जरीन भी एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभरी हैं और पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में भी उन्होंने भारत को एक अच्छी बढ़त और एक अच्छा नाम जो है दिलाया है, खासकर बॉक्सिंग में। निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूं, बार बार मैं कहता हूं कि जो नए हमारे खिलाड़ी हैं वो अगर हम लोगों को पदक वगैरह दिलाते हैं या जीत दिलाते हैं तो वो हमारे लिए खास है। इसलिए क्योंकि कल को एक जो खालिस्तान हो जाता है उसको भरने में हमें कामयाबी मिले, या हमको वैसा देखना ही नहीं पड़ेगा। ये खिलाड़ी अपने आप को अभी से इस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मानकों पे जाके वहां इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में देश को मेडल दिला सकते हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो भारत की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। निश्चित रूप से। बॉक्सिंग के रिंग से अब आपको लिए चलते हैं हम हॉकी के मैदान पर। भारतीय हॉकी महासंघ ने एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। एशिया कप इंडोनेशिया के जकार्ता में इस महीने की 23 तारीख से 1 जून तक खेला जाएगा और यह टूर्नामेंट विश्व कप क्वालिफायर का एक हिस्सा है। सुनते हैं भारतीय टीम पर नीलम अलकानिया की रिपोर्ट। इंडोनेशिया के जकार्ता में होने वाले एशिया कप के लिए वरिष्ठ ड्रैग फ्लीकर रुपिंदर पाल सिंह को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि बीरेंद्र लाकड़ा उप कप्तान होंगे। रुपिंदर और बीरेंदर दोनों ने पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट की घोषणा की थी, लेकिन बाद में दोनों ही खिलाड़ियों ने खेलने के लिए अपनी सहमति जताई थी। भारतीय टीम में मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश को टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत को जापान, पाकिस्तान और मेजबान इंडोनेशिया के साथ ग्रुप A में रखा गया है, जबकि ग्रुप B में मलेशिया, कोरिया, ओमान और बांग्लादेश शामिल हैं। टीम में 10 खिलाड़ी पहली बार सीनियर टीम का हिस्सा होंगे। इसमें जूनियर विश्व कप में खेलने वाले यशदीप, अभिषेक, मंजीत, विष्णुकांत सिंह और उत्तम सिंह शामिल हैं। टीम में मारीश्वरन शक्तिवेल, शेष गौड़ा, पवन राजभर, अब्राहम सुदेव और S करथी को भी शामिल किया गया है। एशिया कप के लिए चुनी गई इस टीम में 2 गोलकीपर पंकज कुमार रजक और सूरज कारकेरा को भी शामिल किया गया है। वहीं रक्षा पंक्ति में रुपिंदर, यशदीप, अभिषेक, मंजीत, दीप सेन टर्की, विष्णुकांत सिंह, राजकुमार पाल, मारीश्वरन शक्तिवेल और शेष गौड़ा भारत की कमान संभालेंगे, जबकि पवन राजभर, अब्राहम सुदेव और S करथी टीम की अग्रिम पंक्ति में भारत का नेतृत्व करेंगे। नीलम अलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन।
प्रेम, भारतीय हॉकी महासंघ ने बहुत ही मिलीजुली और एक आश्चर्यजनक जिसे कहते हैं टीम की अप्रत्याशित टीम की घोषणा की है, जहां एक तरफ 2 पुराने खिलाड़ी लाकड़ा को और रुपिंदर को टीम में शामिल किया गया, जो कि टोक्यो ओलंपिक के बाद इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। वहीं 10 नए भारतीय खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में नजर खेलते आएंगे और भारत के गोलकीपर श्रीजेश जो है उन्हें टीम से अलग रखा गया है। बिल्कुल, एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि जब रुपिंदर पाल ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की तो इनफैक्ट मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि वो जो टीम जो टोक्यो से मेडल लेके आई है और आते ही इस तरीके का, लेकिन एक खिलाड़ी के अलावा जो है एक एथलीट के लिए बहुत सारी और भी चीजें होती है प्रायोरिटी को देने के लिए। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि वापस से जो है हमारे मैनेजमेंट ने उनको लाया और उन्होंने हामी भी भर दी। अब मैं टीम अगर के बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी बात यह है कि 2 वो प्लेयर जो सीनियर खिलाड़ी है, सीनियर टीम के खिलाड़ी है, जिनको ओलंपिक्स का भी अनुभव है, वो टीम में शामिल है और बाकी नए प्लेयर है। तो नए प्लेयर्स को तैयार होने के लिए और उनसे सीखने के लिए बहुत मौका मिलेगा, यहां अपने आप को साबित करने का भी मौका मिलेगा। प्रेम, एशिया कप एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। इसमें भारतीय जो हॉकी महासंघ ने एक प्रयोग के तौर पे 10 खिलाड़ियों को उतारा है, जबकि आपके ग्रुप के अंदर जापान जैसी सशक्त टीम है जिसने ओलंपिक के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपका पारंपरिक जिसे कहते हैं कि जो टीम है जिसके साथ आप बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना हमेशा चाहेंगे, पाकिस्तान है और मेजबान इंडोनेशिया है। ऐसी टफ टीमों के साथ एक नई प्रायोगिक टीम उतारना कहां तक? देखिए, जो तैयारी चल रही है भारत सरकार उड़ीसा के साथ मिलकर, वो तैयारी कहीं न कहीं उन नए प्लेयर्स को भी यहां पे अपने आप को साबित करने का एक मौका है और निश्चित रूप से मैं आशान्वित हूं कि वो अपने आप को साबित करेंगे यहां पे। जी, चलते चलते हम अपने सुनने वालों को यह भी बता दें कि जूनियर निशानेबाजी विश्व कप आज से जर्मनी के सूल में शुरू हो रही है। स्टार निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने जूनियर विश्व कप के लिए 51 निशानेबाजों का चयन किया है। प्रेम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन, शुभ रात्रि। चलते चलते एक बार फिर आपको बताते चले कि आईपीएल क्रिकेट में इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से हो रहा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।